Hello friends, today video on anthropology optional, those who are appearing in 2024 and 2025 UPSC CSC examination. And this video are very helpful to deciding the optional in UPSC CSC and especially the anthropology as an optional. Everyone knows optional subject is a deciding factor to get a name in a final list, and this video are very helpful for you to decide whether we opt anthropology or any other optional. First thing first, we tell about the overview of the syllabus. You know there are the two paper in optional. Every optional में दो ही पेपर होते हैं, पेपर 1 and पेपर 2, 250 marks each. In paper 1 there are 12 unit, in paper 2 there are 9 unit. और उसमें भी सब डिवीज़न किया हुआ है. लाइक पेपर यूनिट 1 में 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 1.8 तक, वैसे 2.1, 2.2 से लेकर 2.5 तक, नाउ 3, 4, 5 एंड सो ऑन. दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया होगा कि एंथ्रोपोलॉजी हमको ऑप्शनल लेना है. लेकिन एक बार कोई भी ऑप्शनल से पहले सिलेबस से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि अगर सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे तो यू हैव आइडिया दैट इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल व्हाट वी रीड. क्योंकि आपको इस ऑप्शनल के साथ 2 साल बिताने, ये नहीं कि 6 महीने पढ़ लिया विलियम्स हो गया खत्म, ऐसा कुछ नहीं है. आपको इस ऑप्शनल के साथ 2 साल चलेगा, आपके साथ ये इंटरव्यू तक चलेगा. ठीक है, तो एक बार सिलेबस के साथ गो थ्रू हो जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. नाउ वी गो टू द सिलेबस. देखो सिलेबस जो है सिंपल है. अब सिंपल का मतलब क्या है? क्रिस्प है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है. मैं ये कहता हूँ कि 3 to 4 मंथ में आप इसका सिलेबस पूरा कर सकते हो विद 1 रिवीजन. आई नो वेरी वेल कि जो भी 2024 में अपेयर होने वाले हैं उनका अभी जीएस का बैच चल रहा होगा, ऑप्शनल का बैच चल रहा होगा, कईयों का सीसेट का भी बैच चल रहा होगा. आजकल तो इस इंडस्ट्रीज़ में एनसीईआरटीज़, न्यूज़पेपर, ये सब भी चलने लगा है. ठीक है, इंडस्ट्री है, बढ़ रही है. और इस बार 2024 का जो पेपर है होने वाला है, लोगों के अंदर ये भी एक तरीके से फियर हो गया 2023 के पेपर को देखने के बाद, इसी सेट में पता नहीं क्या होगा, जीएस में पता नहीं क्या होगा. उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा. कुछ नहीं होगा, एक राइट अप्रोच और राइट पाथ को फॉलो करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अगर वो कर लिया तो इजीली निकलेगा. देखो फर्स्टली मैं ये बता देता हूँ कि मैं भी इस जर्नी में 6 साल से हूँ. मैं भी 6 साल से यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा हूँ. और इस 6 साल की जर्नी में रियली बता रहा हूँ, मैंने 1 या 2 एग्ज़ाम यूपीएससी या सीएससी के अलावा दिए होंगे. अदरवाइज़ मेरा सोल फोकस यूपीएससी सीएससी बना रहा. तो मेरी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स को लेके, इस यूपीएससी की डिमांड को लेके. ठीक है, फर्स्ट थिंग एक चीज़ दिमाग में रखना सर, जो भी 2024 में अपेयर होने वाले हैं, जो भी अब आई गए हैं यूपीएससी की तैयारी करने की, सिलेक्शन और प्रिपरेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग. सिलेक्शन हो जाना का मतलब नहीं है कि उसके बाद बहुत एक ब्रॉड नॉलेज है, और सिलेक्शन ना हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद नॉलेज नहीं है. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर. आप खुद एक अपना कॉमन सेंस लगाओ कि ये जितना भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यूपीएससी की, जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं, इनमें जितने भी टीचर हैं ये अनसेलेक्टेड हैं. ऑल नहीं, मोस्टली अनसेलेक्टेड हैं. क्या इनके पास नॉलेज नहीं है? सर इतना नॉलेज है, पूछो मत, इतना हाई लेवल का नॉलेज है, आई ड्यू रिस्पेक्ट. लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ वो एक अलग बात है. समवन फेस द इंटरव्यू 1 time 2 time, समवन फेस द मेंस ओनली. तो हर तरीके का है. तो इसलिए सिलेक्शन इज़ डिफरेंट एंड प्रिपरेशन इज़ डिफरेंट थिंग. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कंपेरेटिवली एंथ्रोपोलॉजी इज एन स्मॉल सिलेबस. इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ अदर ऑप्शनल लाइक ज्योग्राफी, पीएसआईआर, देखिए एक बार, तो उससे छोटा सिलेबस है. इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लेना है, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो तो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे एक एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल रखना है. अगर डिसाइड करा है तो एक बार सिलेबस को देख लेना, और देख भी लिया होगा. इफ़ somebody have a confusion whether we opt the anthropology और PSIR और geography और sociology, अगर इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो एक बार सिलेबस को टैली कर लेना, आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरा अंदर किसको अच्छे से मैं किसको कर पाऊँगा. नाउ सेकंड थिंग, इसका जो स्कोप आपको देखने को मिलेगा, ये इंटर कन्वेंशंस ऑफ ऑप्शनल एंड जीएस. यू रीड इन जीएस यू रीड अ सोशल सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स, ऐसे. और मेजरली जो आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे उसका आप यूज़ ऐसे में और एथिक्स में बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, और जो भी आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे उसका भी आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे. नाउ सेकंड थिंग इज़ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूँगा. लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि एक तरीके से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सर देखो सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन एंथ्रोपोलॉजी यू स्टडी अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, एक चीज़ मैं एक स्मॉल डेफिनेशन दे देता हूँ. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अगर इस डेफिनेशन को डिसअफेयर कर लोगे तो आप 30 to 35% क्वेश्चन यहीं से हैंडल कर लोगे. क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ मैं कवर बता दे रहा हूँ. 2 लाइन की डेफिनेशन है, सुन लेना ध्यान से. एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी दैट इज़ फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. मीन्स हमको एंथ्रोपोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन करना पड़ता है,
ह्यूमन बीइंग के बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है। यही एंथ्रोपोलॉजी के 5 बेसिक पिलर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर आपने इसको डिसफेयर कर लिया, इस डेफिनेशन को, तो आप इजीली 30-35 क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर पाओगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी को लेके बताना चाहूँगा कि कल्चर इज़ अ सेंट्रल थीम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है ना? क्यों? हु इज़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट? एंथ्रोपोलॉजिस्ट और दोज हु आर कल्चर एक्सपर्ट। जो कल्चर एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। बस 2 चीज़ दिमाग में रखना हरदम। ये मैं गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, अगर वो समझ गए ना तो सब्जेक्ट को आप इजीली टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, नाउ इजीली अंडरस्टैंडेबल है, पहले ही बता चुका हूँ, रिलेटेड विद डे टू डे इंटरफेरेंस। ठीक है, होता क्या है कि आपको पता ही होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेबस देखा ही होगा, 2.2, 2.3, 2.4 मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन। क्या आप डे टू डे लाइफ में इनसे गो थ्रू नहीं होते हैं? क्या आप मैरिज के बारे में नहीं जानते, फैमिली के बारे में नहीं जानते? एंड यू ऑल्सो रीड अबाउट द, जब हम ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं, एक्चुअली देयर आर मेजरली 2 ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं मैन का, और सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चर एंड आर्कोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिथ बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में, मैं बीच में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक मिथ ये बना हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ बायोलॉजी। सर ये बहुत गलत लोगों ने मिथ बना रखा है कि एंथ्रोपोलॉजी में तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है, बायोलॉजी का कुछ पार्ट पढ़ना पड़ता है, और दैट पार्ट इज़ नॉट एक्चुअली अ कोर बायोलॉजी। यू आर ऑलरेडी रीड दैट पार्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जीएस। क्या जीनोम नहीं पढ़ते? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते? क्रोमोसोम नहीं पढ़ते? जेनेटिक सिंड्रोम? यू ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन जीएस। आपको यही पढ़ना है और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है ना? इवोल्यूशन ऑफ मैन वगैरह ये सब एंड थ्योरीज वगैरह जो कि आप जीएस में नहीं पढ़ते वो सब। दूसरी बात, एक मिथ होता है कि भाई हमको इसमें याद बहुत रखना पड़ता है। देखो ये मिथ नहीं है, बात सही है, मैं इसको मिथ तो नहीं कहूँगा, याद रखना पड़ता है। तभी मैंने कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके एडवांटेजेस यही है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। एडवांटेज इसका यही है कि कम समय में अगर ज़्यादा आउटपुट लेना है तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ वी सी, जो कि हमको चाहिए, अल्टीमेट एम हमारा यही होता है, कैसे मार्क्स ज़्यादा लाने। सिंपल थिंग, पॉइंट कुछ 5-7 पॉइंट हैं। पॉसिबिलिटी फॉर यूनिक आंसर। देखो आप एंथ्रोपोलॉजी में एक यूनिक आंसर फ्रेम कर सकते हो। अब PSIR में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है कि कोई लड़का कोचिंग करके आया, कोचिंग में जो पढ़ाया उसको सेम टू सेम जाके लिख दिया। अब 1 लाख बच्चे ने PSIR की, सब जानते ही हैं कौन सी कोचिंग अच्छी है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। सब गए, सबने वही पढ़ा, सबने वही छाप दिया, अपना कोई इनोवेशन नहीं लगा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपना इनोवेशन कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, ड्रॉ मोर डायग्राम, क्योंकि सर डायग्राम बनाने का बहुत स्कोप है। एक तो होता है कि अननेसेसरली डायग्राम बनाना, जो कि स्टूडेंट करते हैं मेंस में लिमिट है 150-250 वर्ड की, पता ही होगा। अब उसमें क्या होता है कि पेज भी लिमिटेड, वर्ड लिमिटेड है, तो उसमें क्या होता है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। अरे डायग्राम बनाओ ठीक है, लेकिन अननेसेसरली डायग्राम बनाओगे तो नेगेटिव भी, आजकल नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यूपीएससी में चालू कर दिया इन्होंने। उन गाइडलाइन पढ़ लेना एक बार, पता लग जाएगा। 2021 की मार्कशीट्स भी रिलीज हुई थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुई है। तो इसलिए डायग्राम का स्कोप है, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वहाँ आपको अननेसेसरली नहीं बनाना, वो सब्जेक्ट की ही डिमांड है। ठीक है, यूज़ ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिलेटेड विद द लाइफ, मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़। कंटेंट रिपीट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्कोरिंग है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट आ जाएगा। कंटेंट बार बार रिपीट होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट के जिस्ट को समझ गए, इस सब्जेक्ट के डिमांड को समझ गए और इजीली समझ जाओगे, कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना आपको। मोजरली मैं कहूँगा 35-40% तो GSC ओवरलैप हो रहा है सब्जेक्ट, लेकिन 60-70% कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, और वो नई ऐसी हैं कि वो भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, पढ़ी नहीं होंगी तो सुनी तो ज़रूर होंगी, इतना गारंटी है। ओके, कंटेंट रिपीट है, बिल्कुल कंटेंट रिपीट होता है। मैं इस पर भी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको PYQ का एनालाइज कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है, क्वेश्चन इजीली प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि 21 यूनिट है, डिफाइंड सिलेबस है, करंट का कोई स्कोप बनता नहीं है, जो सिलेबस में लिखा है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और PYQ इतने ज़्यादा रिपीटेशन है 19s में 20s में, ये मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन को, सेम नॉलेज से मैं एक क्वेश्चन को से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कैसे हैंडल करता हूँ। ठीक है, तो कंटेंट रिपीट करना है, करोगे तभी मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम याद रख के मैक्सिमम आउटपुट ले आओगे। तभी मैंने फर्स्टली ये कहा था कि जो भी 2024 में अपेयर हो रहे हैं उनकी अभी GS की कोचिंग चल रही है, उनकी अभी ऑप्शन की कोचिंग चल रही है, CSET की चल रही है, और जो भी किसी ने आंसर राइटिंग करा है वो एक अलग पार्ट है उसका। तो 4 महीने के अंदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा
और उसी के अंदर आप एक रिवीजन भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नाउ कुछ प्रीवियस ईयर मार्क्स हैं, ये मैं इसलिए डालें ताकि आपको पता लग जाए। 2017 में 339, 2018 में 362, 2018 में 335, 2020 में 320, सब 500 में से हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्कोरिंग है, स्कोर किया जाता है कम से कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें स्कोर करनी है तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ बेस्ट सब्जेक्ट। बस एक TNC है, टर्म एंड कंडीशन यही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, अदरवाइज़ दिक्कत होगा। चीज़ याद रखना, अगर इंटरेस्ट नहीं है, चाहे सिलेबस उसका 1 पन्ने में हो, वो 100 पन्ने के बराबर लगने लगता है। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, चाहे 100 पन्ने का सिलेबस हो, वो 1 पन्ने के बराबर लगने लगता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, पहले इंटरेस्ट देखना अपना, अगर एंथ्रोपोलॉजी में है। और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनका इंटरेस्ट होगा, वो तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अदरवाइज़ तो वो नहीं देखेंगे। ठीक है, कुछ मैंने मार्कशीट लगाई हैं ताकि आपको पता भी लग जाए कि एक्चुअल में जो क्या मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। देखें तो पेपर 1 में 179, 183, पेपर 2 में आप देखिए 158, 181, नाउ पेपर 3 में आप देखिए 143, 169, अदर 171, 147। तो ये कुछ मार्कशीट थी जो मैंने आपको नंबर बताए। तो स्कोरिंग है सर, जो भी एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल